नमस्कार, मैं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चुनावों में लगातार आपको विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा हमने करवाया, सियासत के दावेदारों से रूबरू आपको करवाया और जो भी सियासत हिमाचल प्रदेश में चल रही है उसकी सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। तो आज जो है एक और छोटी सी कोशिश हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज अंदर की जो खबरें हैं वो बाहर लाने की कोशिश जो है हमारी तरफ से की जाएगी और इसके लिए हमारे साथ बड़े राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार जो है हमारे साथ मौजूद हैं। ये सियासी चर्चा हिमाचल प्रदेश की, खासतौर पर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की ये चर्चा आज रहने वाली है। तो इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक अरविंद शर्मा जी और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो अरविंद जी, इस वक्त कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के तहत धर्मशाला में हम बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से ही शुरुआत करते हैं। इस बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता को मैदान में उतारा है जिनको लेकर बाहरी का टैग जो है लगाने की उन पर कोशिश की गई है। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि आनंद शर्मा शिमला से हैं, तो कहीं ना कहीं उसका घाटा क्या यहाँ पर उनको हुआ है? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने बाहरी की बात की, तो आज की जो राजनीति जिस दौर से हम चले, जो आज की दौर में चल रही राजनीति, तो उसमें बाहरी और अंदरी ये पक्ष जो है इतना मायने नहीं रखता है। जिस हिसाब से ब्रांडिंग बेस्ड जो राजनीति आज की डेट में हो रही है, तो एक नेता जो प्रोडक्ट की तरह पेश किए जा रहे हैं, तो ये बाहरी और अंदर वाला जो मेरे हिसाब से जो है वो ये चीज़ आज की डेट में मायने नहीं रखती है। वोटर जो है वो एक मार्केट के तहत जो है वो उसको प्रभावित किया जाता है, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई भी पार्टी है। और बट जिस अगर ब्रांडिंग के दौर में हम देखें तो आज की डेट में भाजपा बहुत ही एक अच्छे तौर पे जो अपनी ब्रांडिंग में चली है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में देखना कि बाहरी है या अंदरी है, नो डाउट कि भाजपा इस टाइम जो है वो आगे है। आनंद शर्मा जब से यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने जिस तरह से पहले प्रोजेक्ट किया गया था कि वो बाहरी है और जी भारद्वाज जी के आगे नहीं दिख पाएंगे, बट उन्होंने गेन किया है। ऐसा तो हम जैसे पिछले रिकॉर्ड को लेके चली है भाजपा की, किशनपुर जी एक पूरे राष्ट्र में जो है एक रिकॉर्ड मतलब जीते, वो मार्जिन तो खैर इस बार नहीं हो पाएगा, बट फिर भी जो है वो एक जैसे बाहरी और अंदरी वाला इतना मायने नहीं रखता है। बट आगे बाकी चीज़ों में जो है भाजपा फिर भी जैसे आगे मान सकती है। पवन जी, आप भी कांगड़ा से ही हैं, आपसे भी जानना चाहूंगी कि कांगड़ी जो लोग हैं यहाँ पर, क्या आनंद शर्मा जी को खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए नेहा जी, कांग्रेस के पास, कांग्रेस हिमाचल की सत्ता में है और यहाँ पर 10 विधायक कांग्रेस के साथ हैं। 10 विधायक जो है उनकी भी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। वे भी अपने स्तर पर जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि आनंद शर्मा भले ही चुनाव आनंद शर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन फील्ड की अगर हम बात करें, ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर वो लोग यही दावा कर रहे हैं कि हम ही आपके विधायक हैं और हम ही आपके सांसद हैं। तो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अगर सभी लोग परफॉर्म करते हैं और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आनंद शर्मा को उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन भाजपा की, जैसे अरविंद जी ने बात बताई कि पहले से ही प्रत्याशी तय करके पूरे बूथ लेवल से जो मैनेजमेंट उनकी है या मोर्चे, वो फील्डिंग जो है वो पहले ही बीजेपी की ओर से लगा दी जाती है। और दूसरा एक पक्ष और दूसरा भी बताया गया कि पिछली बार के जो सांसद थे उनका बड़ा हाई मार्जिन था। तो ऐसे में कई सारे पहलू हैं जो सामने दिख रहे हैं इन चुनावों में। चलिए, ये तो कांग्रेस के प्रत्याशी की बात हुई कि एक्सेप्ट किया या नहीं किया। बीजेपी की प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए, राजीव भारद्वाज यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं। राजनीति में, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उतना बड़ा नाम राजीव भारद्वाज पहले नहीं थे, मतलब इतना ज़्यादा हम उन्हें नहीं जानते थे। तो क्या लगता है कि ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतार कर भारतीय जनता पार्टी ने क्या साबित करने की कोशिश की है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी पवन। देखिए नेहा जी, डॉक्टर राजीव भारद्वाज वहाँ कांगड़ा बैंक के चेयरमैन रहे हैं, उससे पहले परिवहन निगम के भी उपाध्यक्ष रहे हैं। भले ही आम लोगों के बीच में डॉक्टर राजीव भारद्वाज का नाम जो है वो कम हो, लेकिन पार्टी और संगठन के बीच में जो है वो राजीव भारद्वाज एक बड़ा नाम था, एक सर्वसम्मत नाम था। कुछ एक नेताओं की अगर हम बात छोड़ दें विजन पार्टी, तो राजीव भारद्वाज जो है वो कांगड़ा ही नहीं, चंबा में भी जो है वो पार्टी के लोगों के बीच में सर्वमान्य चेहरा है।
उस चीज़ का डॉक्टर साहब को बहुत लाभ जो है वो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हर जैसे मैंने बताया कि वो हर जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ कहीं ना कहीं खड़ा है, उसका लाभ जो है वो उनको जो है वो मिल रहा है। हालांकि आम लोगों के बीच में जो है वो उनको जाकर ही जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन टिकट पहले अनाउंस होने के कारण उस चीज़ का भी बेनिफिट मिल गया कि हर कंस्टिट्यूंसी में उनको जो है वो जब तक अनंत शर्मा जी का टिकट अनाउंस हुआ तब तक वो एक राउंड कर चुके थे। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जो चुनावों के बीच में दौर चल रहा है उसके सामने। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब तक आनंद शर्मा जी का टिकट सामने आया तब तक राजीव भारद्वाज जी जो है एक राउंड कर चुके थे। तो क्या आप मानते हैं अरविंद जी कि इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक उनके लिए था, कितना लेट जो है आनंद शर्मा का टिकट आया? और इसकी भी कहानी देखिए, कहीं ना कहीं लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आनंद शर्मा का नाम तो पहले जिक्र भी नहीं किया जा रहा था। पहले कई अन्य नाम जो है इनका जिक्र किया जा रहा था। आशा कुमारी का नाम चर्चा में था, या रघुवीर सिंह बाली का नाम चर्चा में था, लेकिन अचानक से आनंद शर्मा का नाम आ जाता है। तो क्या इसकी कहानी थी, वो भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, इसमें जैसे आनंद शर्मा का नाम आना एक काफ़ी उसको बोलते कि लास्ट ओवर में जो है वो देना पड़ा। तो आनंद शर्मा नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी में और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो आनंद शर्मा ने एक ही इलेक्शन लड़ा, तो ये आनंद शर्मा को इलेक्शन जो है लड़वाया जा रहा है। जैसे पवन जी ने कहा कि ये जो यहाँ के विधायक हैं कांगड़ा और चंबा पार्लियामेंट्री के, तो ये उनकी भी साख का विषय है। क्योंकि आनंद शर्मा जैसे 1984 या 82 में मेरठ से इलेक्शन लड़ा था, दौलत गांधी के अगेंस्ट उन्होंने शिमला से। हाँ, उसके बाद जो है उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो इनके लिए भी एक अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा मेरे हिसाब से। और जैसे पहले इनका नाम नहीं था आनंद शर्मा का, जैसे RS बाली का था और दूसरा डॉक्टर राजेश शर्मा जी का नाम था, फिर अपना आशा कुमारी जी का नाम था। बट कांग्रेस उस लेवल पे मुझे तैयार नहीं दिखी किसी तरह से कि टिकट को, या तो वो अपनी RS वैली को लेते तो अपनी एक सीट जो है उनको लूज होने का डर था कि अगर इनके जीत जाए तो वो एक ऑलरेडी माइनॉरिटी में जिनके अभी एक सीट के लिए विधायकों की संख्या कम है, तो उससे कांग्रेस जूझ रही है। और जैसे इसमें कुलदीप पठानिया का स्टैंड बड़ा अच्छा रहा, जो उन्होंने 4 विधायकों को 3 इंडिपेंडेंट के करीब तो नहीं छोड़ा। बट इसी सभी के चलते जो आनंद शर्मा इन्होंने एक अच्छा नाम प्रोजेक्ट किया, और आनंद शर्मा सही मायने में एक जिसको बोलते हैं कि मेच्योर पॉलिटिशियन है। जैसे राजीव भारद्वाज जी अपने संगठन में तपे हैं, वैसे आनंद शर्मा जी भी कांग्रेस में काफ़ी टाइम से रहे हैं, गांधी परिवार के क्लोज रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे जो इनको टिकट मिलना कोई ऐसे हैरानी की बात नहीं है। बट आज की डेट में जो एक मेन विषय जो रहेगा वो एक नेताओं को, जो लोकल MLA उनको अपनी साख बचाने का रहेगा। और हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बीजेपी गेन कर रही है, बट आनंद शर्मा ने काफ़ी गेन किया और आगे जो है बीजेपी के लिए भी ये रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। जी बिल्कुल। चलिए, ये तो बात प्रत्याशियों की है, या आप कह रहे हैं कि क्या साख जो है दाव पर है विधायकों की, लेकिन कांगड़ा की जनता के बीच में भी आप लोग जाते हैं, कांगड़ा की जनता खुद भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनता इस बार इस इलेक्शन से, खासतौर पर लोकसभा का जो इलेक्शन है, क्या एक्सपेक्टेशन है जनता की, अरविंद जी? देखिए, जनता की एक्सपेक्टेशन तो कोई पूरी नहीं होगी और ना ही कर पाएंगे। और जनता भी बेसिकली क्या कि जो लेमैन है वो जो ब्रांडिंग होती है उसको क्या दिखाया जाता है उससे प्रभावित होती है। तो उसमें कांग्रेस ने काफ़ी लेट किया, बट देर आए दुरुस्त आए। तो अभी जो जैसे वैसे मैनिफेस्टोज हैं, कांगड़ा जैसे इसमें एक टनल का इशू बड़ा पुराना है, जो अपने चंबा होली उतराला जो टनल है उसका काफ़ी पुराना जो है, उसकी राजनीतिकरण काफ़ी टाइम से होता आ रहा है, दशकों से वो चीज़ चली है। तो अब उस चीज़ को कैसे कौन प्रोजेक्ट कर पा रहा है, तो ये एक बहुत, और जनता जो है अब जैसे आज की डेट में बीजेपी के लिए जो गले की फांस पड़ी है, जो कांग्रेस को बड़ा अच्छा प्रेजेंट कर रही है आदमी नहीं बोलना है। आज जैसे हम सुन रहे थे एक अपने जो पब्लिक सर्विस कमीशन के वो थे मेजर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जैसे अग्निवीर योजना है उसको जो है कांग्रेस उस लेवल पे ब्रांड नहीं कर पाई है। दूसरी चीज़ है कि अब जैसे भाजपा है, भाजपा 1 महीना 2 महीना पहले स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, तो उसको जो है रेस में पीछे कर पाना थोड़ा सा आज की डेट में मुझे फिर भी एट पार आई है कांग्रेस, बट उसको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट आने वाले टाइम में जो है वो जैसे चंबा में कुछ एरिया जो जैसे गुज्जर वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक भी है, तो उसका जैसे
भाजपा को मुझे इतना फेवर में जाता नहीं दिख रहा है। कारण उसका क्या कारण अब माना जैसे है? हिंदू मुस्लिम वाली वो बात साफ तौर पे पूरे राष्ट्र व्यापी है, तो ये तो हालांकि उनका वोट बैंक इतना ज्यादा नहीं है, जी बट उसका भाजपा को वो चीज डैमेज करेगी। जैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, वो चीजें एक्चुअली उस चीज को प्रेजेंट करने में भाजपा थोड़ी सी पीछे लगेगी, और इस चीज को अनंत शर्मा जो है वो फायदा ले सकते हैं मेरे मुताबिक। ये जो पोलराइजेशन कहीं ना कहीं इस चुनाव की करने की कोशिश की जा रही है, आप भी कह रहे हैं जैसे हिंदू मुस्लिम देखो पोलराइजेशन हर एक इलेक्शन में रहती है जी आज की बात नहीं है, चाहे जब कांग्रेस उसमें थी तब भी होती थी, और अब जो है अब भाजपा के टाइम में भी हो रही है। पोलराइजेशन लोकल लेवल पे भी होती है। जी पोलराइजेशन जो है, जैसे यहाँ पर धर्मशाला में देखेंगे तो धर्मशाला में भी बोलते हैं कि 3G 4G चलता है, गद्दी गिरद गोरखा, और जो चौथा जी है वो जर्नल। तो ये सब जगह पोलराइजेशन हर एक जगह चलती है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वोट कास्ट भी हम लोग ही करते हैं। जैसे ब्राह्मण, पंडित, ये राजपूत, ये सब जातीय समीकरण पोलराइजेशन के ये सब जगह चलते हैं, तो हमें इस चीज को हैरानी से नहीं लेना चाहिए, हमें समझदारी से वोट करना चाहिए। जी, लेकिन जो प्रधानमंत्री के जिस तरह के बयान रहे हैं, और शिमला संसदीय क्षेत्र में भी जब प्रधानमंत्री आए थे तब भी उन्होंने यही कहा, या कह रहे हैं वोट जिहाद की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इस तरह के जो बयान है प्रधानमंत्री की तरफ से आना कितना सही और कितना गलत आप मानते हैं? देखिए, ठीक और गलत जो है वो जनता तय करती है, और जनता के लिए ये चीजें बोली जाती है, और जनता को ही प्रभावित करती है, और जनता ही वोट कास्ट कर रही है, तो ये एक बाय प्रोडक्ट है पॉलिटिक्स की। तो इसमें कोई आदमी खुद डिसाइड कर सकता है कि ठीक गलत क्या है। पवन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि कास्ट की बात आपने की, कास्ट डायनेमिक्स क्या है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के, यहाँ पर किस हिसाब से वोट होता है, और किसके पक्ष में कास्ट डायनेमिक्स लग रहे हैं आपको, कौन साथ पाया है? देखिए ये जो प्रत्याशी दिए हैं, चाहे भाजपा है या कांग्रेस है, उन्होंने ब्राह्मण चेहरे जो है वो मैदान में उतारे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो कास्ट फैक्टर वाली बात है वो इस बार खासतौर पर लोकसभा के चुनाव में नहीं करेगी, क्योंकि अगर कोई ट्राइबल चेहरा होता तो कहा जाता कि चंबा में भी ट्राइबल है, कांगड़ा में भी बहुत सारे ट्राइबल हैं, या कोई राजपूत चेहरा होता है या कोई अदर कास्ट दूसरी कास्ट होता तो अलग तरह का चुनाव होता। लेकिन ये जो चुनाव है दोनों जो है वो एक सेम कास्ट के हैं, इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि कोई बहुत ज़्यादा कास्ट होगा। मुद्दे जरूर जो है वो खासतौर पर जो कांगड़ा चंबा के जो इश्यूज हैं, हालांकि जो है वो चुनावों में उनको उठाया कम जाता है। हम लोग अगर नेताओं के रोज जो उनके बयान आ रहे हैं उनको अगर हम देखें तो यहाँ उलझाने की कोशिश की जाती है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जो है वो ज़्यादा चलते हैं, या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो है वो ज़्यादा चलते हैं। हालांकि जनता की अगर हम बात करें तो जनता मुद्दों को जानना चाहती है कि उनका जो इशू है चंबा और कांगड़ा की दूरियों को कम करने वाला, चाहे टनल का इशू हो, या फिर जो मंडी पठानकोट जो रेलवे लाइन है, जो नैरो गेज है उसको ब्रॉडगेज करने का इशू हो, या फिर धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा देने की बात हो। यहाँ पर सचिवालय बना है लेकिन यहाँ सरकार जो है वो नहीं बैठ पा रही है। ऐसे बहुत सारे इशू हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इशू है, मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ है, यूथ से जुड़ा हुआ है इशू। तो लोग चाहते हैं कि उनके जो मुद्दे हैं उनकी बात हो, क्योंकि बिजली पानी और सड़क के इशू तो लगभग समाप्त हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा का मुद्दा अभी भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है लोगों को बाहर जाना पड़ता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर है लेकिन उसकी स्थापना अभी तक नहीं हो पाई, अपना कैंपस नहीं बन पाया है, वो 2 भागों में बन रहा है, उसको लेकर लड़ाई चल रही है। तो ऐसे कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एयर कनेक्टिविटी को लेकर काम चल रहा है, और 4 लेन का काम जो है वो चल रहा है, लेकिन रेलवे कनेक्टिविटी अभी भी बहुत बड़ा इशू जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो है वो पठानकोट से जोगिंदरनगर तक जो है वो रेलवे ट्रैक जो है वो बना था, लेकिन उसके बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई, उसको ब्रॉडगेज करने का इशू। तो ऐसे पब्लिक कनेक्ट करने वाले इशूज है, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उन पर बात कहीं न कहीं दब रही है। दोनों प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं, हम लोग देखते हैं दोनों रैलियां कर रहे हैं, दोनों अपने पक्ष सामने रख रहे हैं, अपना विजन सामने रख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए अरविंद जी, क्या आप मानकर चल रहे हैं कौन बेहतर तरीके से इन दोनों ही प्रत्याशियों में से अपना विजन जनता के सामने रखने में बेहतर साबित हुआ है? किसका विजन बेटर आपको दिखाई देता है, किसके मन में हम सोचते हैं कि पॉलिटिशियन के पास क्लैरिटी है, उनका कोई विजन है, वो आएंगे तो कुछ बेहतर करेंगे, दोनों में बेहतर कौन आपको लग रहा है? मुझे तो फिलहाल दोनों चल रहे हैं अभी ऐसा कि इतना एक्चुअली रेस है ये, और वक्त बड़ा कम है, और हालांकि मैंने इनके दोनों मैनिफेस्टो देखे हैं, बट जैसे पवन जी ने बड़ी अच्छी बात की कि रेलवे को लेके जो इनका
किसी भी मैंने ज़्यादा क्लियर जो है वो देखा नहीं। जैसे एक इंच भी अभी तक 1929 में वो ट्रेड स्टार्ट हुई थी अब, तो उसको लेके जरूर बात करनी, बोली उतराला के लोग ऊपर जो है वो बात कागजों में ही रह जाती है। तो जिसको बोले कि पॉलिटिकल कमिटमेंट को लोग जो आज की डेट में फेथ नहीं रहा अपना पॉलिटिशियंस के ऊपर, जैसे बात करें हम, चाहे वो भाजपा का है चाहे वो कांग्रेस का है, कोई कमिटमेंट जो है वो नहीं रही है। लोगों को पता कि भाई इलेक्शंस आए हैं तो ये नजर आएंगे, उसके बाद जो है पॉलिटिशियन नजर नहीं आती है। और इस चीज़ को तो अब ये चीज़ें प्रभाव मैन टू मैन मार्किंग जो है वो जो पार्टी अच्छी ढंग से कर रही है वो ऑब्वियसली वो जीत पाएगी। तो पवन जी, साफ सीधा सवाल अब आपसे, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में एज किसे है? क्या आपको लगता है कि कौन बेहतर यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है? लेकिन यहाँ एज वाला तो अभी तक कोई ऐसा माहौल जो है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसे पहले ही चर्चा हुई है कि भाजपा हालांकि पहले कैंडिडेट घोषित करते हुए अपने प्रचार प्रसार में आगे चल रही थी, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी लास्ट में जो पूरी शक्ति जो है वो कांगड़ा पर झोंक दी है, क्योंकि आनंद शर्मा का प्रोफाइल बढ़ा है, तो इनके संबंध भी बढ़े हैं। दिल्ली से लेकर और पूरे देश भर से नेता जो है वो हम लोग देख रहे हैं। शशि थरूर आज रोड शो कर रहे हैं धर्मशाला में, लोगों के साथ मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो लगातार है। प्रियंका गांधी 2 जनसभाएं जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। हालांकि अब तक की अगर हम इतिहास को देखें तो एक ही जनसभा जो है वो होती रही है, पार्लियामेंट की जनसभा होती है, लेकिन चंबा में अलग से जनसभा की गई, कांगड़ा में अलग से जनसभा की गई। वैसे तमाम सारे लोग जो है वो तमाम सारे नेता जो है वो लगातार यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो है वो कांग्रेस कमजोर है या फिर काम नहीं कर पा रही है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो भाजपा भी जो है वो क्या बोलते हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में खड़ी है। हालांकि पिछला जो रिकॉर्ड रहा है शायद उसकी वजह होगी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो लोग इनके जो लीडर हैं, इनके जो नेता हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। जयराम जी ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचार नहीं किया है। इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बिंदल, वो भी यहाँ पर जो है वो नहीं दिख रहे हैं, अपने अपने जो संसदीय क्षेत्र हैं वहीं पर हैं। तो हालांकि प्रत्याशी अपने दम पर और जो स्थानीय नेता हैं उनके दम पर जो प्रयास जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ अमित शाह जी की रही है। अरविंद जी, आपसे भी आपका पक्ष में जानना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है किसको एज है, किसका प्रचार बेहतर है? जनता एज में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे पवन जी ने ठीक कहा कि कांग्रेस ने काफी गेन किया है। जैसे जिस तरह से जो है वो कांग्रेस को कमजोर माना जा रहा था, कांग्रेस ने काफी अब नेक टू नेक जिसको बोल सकते हैं। और भारद्वाज जी की राह जैसे बोल रहे हैं कि आसान थी पहले, अब बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भारद्वाज जी, पहले ऐसे बोला जा रहा था कि भारद्वाज जी क्लियरली जीत रही है, बट ऐसा अब मुझे लगता कि कुछ ऐसा है। क्या कारण मान रहे हैं आप इसका? कैसे चेंज किया आनंद शर्मा ने इसे? देखिए, एक तो चीज है कि जो बाहर का जो टैग था जी, उसको चाहे आप ब्रांडिंग से बोलो कि हवा बनानी होती है, जी, उसमें मीडिया का भी रोल, हमारा और आपका भी रोल रहता है। तो दूसरा चीज है कि ब्रांडिंग में उन्होंने भी जैसे पूरी दिल्ली से टीम जो की है इन्होंने, जी, और आज जैसे शशि थरूर भी खुद आए थे, तो इन सब लोगों ने जो है इस चीज को मैनेज किया है। बाकी लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोकल एमएलएज हैं, उन्होंने भी काफी अपनी ताकत की है कि आनंद शर्मा को लोकल प्रेजेंट करने के लिए, और उसमें वो काफी हद तक जो है वो, जैसे इनकी एनएसओ यूनिट है, फिर कुछ यूथ कांग्रेस है, उसमें काफी काम किया है। जैसे बीजेपी में एबीवीपी लगी हुई है, उसमें आनंद शर्मा के लिए आपने देखा एनएसओ की काफी लोग यंगस्टर जो वो लग पड़े, तो इसका फर्क तो खैर पड़ा है। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह की मोदी लहर हमने देखी थी, क्या इस बार भी इस चुनाव में वैसी मोदी लहर आपको दिख रही है अरविंद जी हिमाचल में? देखिए, इसमें अब वो टाइम पीक पे था, पीक पे जब आदमी जब कोई भी चीज होती है तो उसके बाद ग्राफ डाउन जाता है। तो इसमें थोड़ी सी लहर में जो काफी कमी आई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन रहे, चाहे नोटबंदी वगैरह जो भी रहा है, इस तरह की अग्निवीर योजनाएं ये जो फिर उसको विड्रॉ करना, कुछ ऐसे डिसीजन जिनको विड्रॉ भी किया गया, तो वो सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा है। बट फिर भी कुछ टाइम के लिए जैसे पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट्स जो होती है, कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सरकारें तभी चलती हैं। कि कांग्रेस ने अगर 70 साल रूल किया तो बीजेपी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कम से कम 30 से 40 साल की हो। बट अब बीजेपी के टाइम पे जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है।
इस चुनाव में हमने देखा, देखिए ऐसी सिचुएशन बनी है कि लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन साथ में 6 उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो उपचुनाव हुए हैं, इससे लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उसमें नुकसान होगा लोकसभा चुनाव के लिए, या फिर लोकसभा के साथ क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं तो उपचुनाव वालों को कुछ फायदा हो रहा है लोकसभा का? देखिए, नफा नुकसान तो जनता ही तय करेगी, लेकिन मत प्रतिशतता जो है वो उसमें बढ़ोतरी जरूर हो सकती है, खासतौर पर जिन विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, क्योंकि जो है वो ज़्यादा लगाया जाता है हर उनसे जो कार्यकर्ताओं को पहुँचाने में। कई बार लाभ भी मिल सकता है कि अगर केंद्र सरकार की फेवर में वोटिंग हो रही है तो वहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे उनको लाभ मिल सकता है, या अगर अगेंस्ट हो रही है तो कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। तो ऐसे कई तरह के समीकरण जो है वो बाई इलेक्शन से जो बन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अरविंद जी, क्या समीकरण है, फायदा नुकसान किस तरफ जा रहा है? देखिए, यहाँ पर जो आजकल एक बड़ी अच्छी पंच लाइन चली है कि एक वोट पीएम को, एक वोट सीएम को। ये पूरे चीज़ को जो है एपिसोड को कंक्लूड कर रही है कि अब इसमें फ़ायदा किसे मिल पाता है। जैसे इस जो एपिसोड हुआ इसको एज ए ऑपरेशन लोटस माना गया, ये जो 6 विधायकों वाला हो गया। और जैसे दूसरी चीज़ ये है कि कैंडिडेट्स को फायदा, चाहे वो बीजेपी के चाहे वो कांग्रेस के हैं, उनको एक तो प्रचार सामग्री जो है वो सेंटर से आ रही है उनको, तो उसमें खर्चों में कटौती है। दूसरा कि अब जैसे ये वाली बात है कि एक वोट पीएम को और एक वोट सीएम को, तो लोग इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ है स्टेट में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेके सहानुभूति तो थोड़ी सी है, बट अब जैसे सीएम के लिए सबसे जिसको दुखद पहलू माना जा रहा है कि 40 से लेके उन्होंने विधायकों को कम किया है, ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बट हल्की सी थोड़ी सी सिंपैथी भी उनके लिए है। तो भाजपा के लिए, जैसे लोकसभा में मैं भाजपा को जो सशक्त मानता हूँ कि जैसे लोकसभा चुनावों में देखा जाए तो भाजपा उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित भी कर रही है। अब जो ऑपरेशन लोटस करना था भाजपा वो कर चुकी है, अब वो उसके कैंडिडेट ही परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे जो अगर लोकल जो विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो जिस तरह से भाजपा की जो स्ट्रेंथ नजर आती थी वो मुझे फिलहाल इन इलेक्शन में जो है वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। तो हर कैंडिडेट है वो अपने लेवल पे जो है वो चुनाव लड़ रहा है, चाहे आप धर्मशाला की बात करें, चाहे आप ग्रेड की बात करें, चाहे आप सुजानपुर की बात करें, लाहौल की बात करें, तो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ये तो देखने को मिल ही रहा है अरविंद जी, क्योंकि जैसे हम भी फील्ड में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस, पूर्व कांग्रेस जो है वर्तमान कांग्रेस के साथ लड़ रही है, और भाजपा जो है कहीं ना कहीं मुख्य दर्शक बैठ के चुनाव देख रही है। मतलब जो पुराने कैंडिडेट्स थे वो अब जो नए कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के उन्हीं से लड़ रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उतना एक्टिवली ये चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? क्या नाराजगी इसका एक कारण है, क्योंकि जो नेता थे जिनके टिकट कट गए इन नए नेताओं की, इन बागी नेताओं के आने से, तो क्या ये नाराजगी आप मानते हैं कि ये कारण रहा? देखो, नाराजगी स्वाभाविक है और ये ऐसी है कि ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता ही है और इसको हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, पार्टी आदेश एक अलग चीज है जी, बट अब जैसे धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में जैसे किशन कपूर जी है, हर एक आदमी जैसे परिवारवाद बोला जाता है, बट इस चीज को जैसे मैं डॉक्टर बनाना चाहूंगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब नेता है तो नेता चाहेगा कि उसका बेटा नेता बने, तो कहीं ना कहीं ठीक है, पार्टी का आदेश है। भाजपा की मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी है कि वो अगेंस्ट पार्टी काम नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो वो उसकी पूरी रिपोर्ट ऊपर जाती है। बट वो उस एनर्जी ऊर्जा के साथ वो काम नहीं करता है, कोई भी आदमी हो। मैं जैसे किशन कपूर जी का एक एग्जाम्पल बोल के, एक आम कार्यकर्ता भी है, वो हर एक जगह में थे, सुजानपुर में थे, लाहौल में थे, लाहौल में मारकंडा जी देख लीजिए आप। ये सब चीजें ये प्रभावित करती हैं। बट जैसे अब जिस डिसिप्लिन पे से जो है वो भाजपा चुनाव लड़ रही है, उसमें हर एक आदमी की रिपोर्टिंग जो है ऊपर तक है, तो आदमी का सब कुछ ये चीजें वो उसके स्टेक पे भी लगी है कि वो कैसे परफॉर्म करता है, पार्टी के पक्ष में करता है या अगेंस्ट करता है। नाराजगी हुई, कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर बगावत कर दी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन धर्मशाला की जब हम बात करते हैं तो बगावती सुर जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिले पवन जी, बिल्कुल भी
लेकिन कई बड़े ऐसे नेता हैं और चर्चा भी है कि भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि सुधीर शर्मा आ गए हैं, बड़े नेता हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो भाजपा के कई ऐसे चेहरे जो पुराने चेहरे रहे हैं उनके करियर पर एक फुल स्टॉप लगाने का काम जो है वो करेंगे सुधीर शर्मा। उसके बावजूद भी नेताओं ने यहाँ कुछ खुले तौर पर नहीं कहा, चाहे वो किशन कपूर हो या विशाल नेहरिया जो साथ चल रहा है। क्या कारण मानते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन है या डर है? क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि पार्टी का जो कद है बहुत बड़ा है, भाजपा दावा भी करती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है। उसका कहीं ना कहीं आप डर भी कह लीजिए और प्रभाव भी कह लीजिए, क्योंकि पार्टी में संगठन, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग जो है वो चारों तरफ से लगाई होती है, नीचे से कोई व्यक्ति चला भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रभाव उस तरफ से नहीं कर पाएगा, और उसको फिर कहाँ ठिकाने लगाना है वो भी सारी चीज़ें सारा सियासी प्रबंध जो है वो पार्टी ने करके रखा हुआ है, क्योंकि फील्डिंग इतनी मजबूत है कि गेंद जो है वो बाहर नहीं जा सकती है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण कार्यकर्ता जो है पार्टी के साथ ही खड़ा रहना ज़्यादा पसंद करता है, खासतौर पर जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ उनका जो कार्यकर्ता है। बाहरी तौर पर तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है धर्मशाला में पार्टी का कार्यकर्ता साथ खड़ा हुआ, और मैं कुछ देख भी रही थी वीडियो अरविंद जी, जिसमें मैंने देखा कि वो सभी नेता जो सुधीर शर्मा के खिलाफ प्रचार किया करते थे पिछले चुनावों में, आज वही नेता जो है नारे लगा रहे हैं सुधीर ही सुधार है। तो ये बाहरी तौर पर ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, क्या आपको लगता है कि अंदर से भी साथ दे रहे हैं? ग्राउंड की स्थिति मुझे थोड़ा बताएं। देखिए, हृदय परिवर्तन नेता ये कॉम्प्रोमाइज होता है, तो कार्यकर्ता बोलीजिए या नेता बोलीजिए, कि स्थिति ऐसी होती है कि अब जैसे मैं मान लीजिए मैं किसी पार्टी में जी, तो मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और किन नॉर्म्स पे दिया है वो पार्टी को पता रहता है। जैसे मैं सपोज कीजिए मैं पार्टी में हूँ, हर एक पार्टी में ठेकेदार होते हैं, मैंने ठेके लिए हैं, मैंने किस तरह से लिए हैं, तो उसके सब कच्चा चिट्ठा जो है वो पार्टियों के पास रहता है। तो मैं चाहकर भी जो है वो उस पोजीशन पे नहीं आ पाता हूँ कि मैं पार्टी के अगेंस्ट काम करूँ। बट कई बार ये होता है कि उस एनर्जी के साथ, अब जैसे मैं अगर अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने बेटे के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने रिश्तेदारों को बोलूँगा कि पार्टी को वोट दीजिए। जब मुझे पता कि मेरे बेटे के फ्यूचर को लेके, जब मैंने इतने साल जो 30 साल मैंने पार्टी के लिए खपा दिया, मुझे टिकट नहीं मिली, तो मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं बोलूंगा, मैं तो दे दो किसी को बोलूंगा। अंदर खाते लग रहा है आपको? हो रहा है धर्मशाला में कुछ? वो होता है, वो ऑब्वियसली हो रहा है। वो इसमें अगर भाजपा माने कि वो स्ट्रांग है, वैसा नहीं है जी। यहाँ पर। ये सब चीजें जो है वो चल रही है अंदर खाते, आप हालांकि दिख नहीं रही है। कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे हाजरियां भर रहे हैं जो बीजेपी के साथ है, और बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हाजरी भर रहे हैं जो कांग्रेस के साथ है। तो ये सब जो है वो एट द एंड ऑफ द डे मार्जिन जो है वो 2 से 2,500 तक सिमटता मुझे नजर आता है, डिफरेंस का जो भी जीतेगा उनके बीच में। आप कह रहे हैं कि चलिए बीजेपी का तो हम मानते हैं कि बीजेपी में नाराजगी, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस में भी ऐसे हैं। वो होता है, एक स्वभाव होता है। अब जैसे जब कांग्रेस में टिकट मिली है तो उसके पीछे भी कई लोग टिकट के चाहवान थे। विजय करण था जी, मनोज ऊपर से नटी से, जी, जी, जी। तो बेशक साथ चले हैं, बट बीजेपी में रोष ज्यादा है। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि कांग्रेस में ठीक है, कांग्रेस में उनको गवाने को कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी सब कुछ लूज कर चुके हैं, तो उनको साथ चलना ही है। बट ये है कि वो उस एनर्जी जो है वो भाजपा में भी नहीं दिख रही है। अब जैसे भाजपा के जो कार्यकर्ता है, हम देख रहे हैं कि एक तो सेंट्रल की मुझे यहाँ पर ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं हो, तो जैसे मैंने जैसे बताया कि जो इंडिविजुअल जैसे कैंडिडेट है सुधीर शर्मा, उनकी अपनी टीम लगी है, वो एक जैसे रिश्तों को अभी तक वो उतना जोड़ नहीं पाए हैं। जो भाजपा का जो संगठन है पुराना, चाहे वो उसके एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, चाहे वो विशाल नेहरिया की टीम थी, चाहे जैसे जो लोकल जो जिला की टीम थी, तो वो थोड़ा सा अभी तक वो इसको बोलते हिचकिचाहट दिख रही है, उस तरह खुल के नहीं आ रहे हैं। जिस एनर्जी के साथ भाजपा चुनाव लड़ती थी वो एनर्जी मुझे उस लेवल, ये सुधीर शर्मा की अपनी टीम लगी है, ये जो भी प्रचार प्रसार में लगी है वही सब चीजें मैनेज कर रही हैं। अब जैसे कांग्रेस में जो है, कांग्रेस में तो वैसे भी कांग्रेस को वीक माना जा रहा था, बट अपने रिसोर्सेज पे देवेंद्र जग्गी ने काफी राइज भी किया, तो मुकाबला जो है वो आसान नहीं है। जिस हिसाब से पहले मैं बता रहा हूँ, पार्लियामेंट्री में भी ऐसा सोचा कि आसान है, सुधीर शर्मा ने सोचा कि आसान है,
बट अब जो है वो कांग्रेस एक तरह से कच्ची काफी हद तक जैसे हवा बनाने वाली बात थी, हवा दिख रही है। आपको कांग्रेस की हवा दिख रही है? हवा मुझे कांग्रेस की दोनों की वैसे दिख रही है, बट कांग्रेस जो है वो गेन कर चुकी है। यहाँ पर एक और प्रत्याशी भी मैदान में है, राकेश चौधरी, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, अब निर्दलीय तौर पर मैदान में है पवन जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी, देखिए जब भी कोई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होता है तो या तो ऐसा होता है कि वो दोनों में से किसी के जो है वोट काटेंगे, या खुद वो इतना बेहतर करेंगे कि दोनों से बेहतर कर दें। तो आपको क्या लगता है राकेश चौधरी यहाँ पर क्या करने वाले हैं? भाजपा के वोट काटेंगे या कांग्रेस के वोट क्या काटेंगे, या खुद ही बहुत बेहतर करेंगे वो? राकेश चौधरी पहले जो चुनाव लड़ा था तो वो काफ़ी अच्छे वोट मिले थे। दूसरी बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा तो पब्लिक पार्टी का बहुत सारी चीज़ें भी दोनों के पास हुई। लेकिन इस बार पहले की तरह जो है वो उस तरह का माहौल वो नहीं है क्योंकि नो डाउट उनकी अपनी बेल्ट है जिससे कहा जाता है, वहाँ उनका प्रभाव जो है वो अच्छा हो सकता है, हम लोगों के बीच में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन शहर में खासतौर पर जो है कि उस तरह का बहुत ज़्यादा उनका नहीं रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की वजह से अधिकतर जो है माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पे कास्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक फैक्टर बड़ा फैक्टर पर रहता है। यहाँ पर ट्राइबल और ओबीसी जो वोटर हैं वो बड़े मायने रखता है, खासतौर पर अगर हम लोकसभा की बात करें तो अपर बैलेट में ट्राइबल लोग हैं, तो जो निचली बैलेट है उसमें ओबीसी वोटर हैं। दोनों ट्राइबल से तो कोई कैंडिडेट नहीं है, वहाँ पर सुधीर शर्मा जो है वो ने एक जो हम लोग देख रहे हैं कि उन ट्राइबल्स लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है, चाहे विशाल नहरिया है या किशन कपूर जी के साथ चलने वाले लोग तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ जो है वो खड़े दिख रहे हैं। अंदर से कितने हैं बाहर से कितने हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन उनको अपने साथ देते। दूसरा ओबीसी वोटर जो है वह जो है वो डिसाइड करेगा कि जो जीत का मार्जिन है वो किसका बढ़ेगा। यदि तो राकेश चौधरी अच्छे वोट ले जाते हैं तो दोनों के लिए जो है वो चिंता की बात होगी कि जो फिर शहर में या बेल्ट से वोट ले जाएगा वो विजयी हो जाएगा। लेकिन अगर राकेश चौधरी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के वोट में कितना, बीजेपी और कांग्रेस कितना सेम लगा पाती है वहाँ पर, ये बड़ा एक सवाल रोचक यहाँ पर रहने वाला है कि क्या इसकी क्या स्थिति है। कितना आपको लग रहा है अरविंद जी, कितना सेंधमारी कर पाएंगे अपने वोट बैंक में? ओबीसी जो वोट बैंक है उसमें राकेश चौधरी जी क्या पूरा जो वोट बैंक है यहाँ धर्मशाला में कन्विंस कर पाएंगे इस कम्युनिटी को? देखिए मैं तो ओपन बोलूँगा कि जैसे राकेश चौधरी की जब पहली बार इलेक्शन लड़ा था काफ़ी उनका, बट जैसे अब लोगों में ये संदेश किया कि उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, इंडिपेंडेंट भी उन्होंने लड़ा है, आम आदमी पार्टी में भी कुछ टाइम समय के लिए गए हैं। तो मुझे राकेश चौधरी जी इतने सशक्त नहीं दिख रहे हैं, वो बड़े कम वोट को ले पाएंगे इस बार। और दूसरी चीज़ की जैसे अब जातिगत जब एक समुदाय विशेष की बात करें तो लोग आज के डेट में बहुत काफ़ी बिचौर हैं, और धर्मशाला के लोग भी आप देखेंगे जैसे गोरखा समुदाय के प्रोग्राम हो रहे हैं, वही लोग सुधीर शर्मा के कार्यक्रम में वही टोपी सुधीर शर्मा को बना रहे हैं, वही देवेंद्र जग्गी को बना रहे हैं, वही अनंत शर्मा को बना रहे हैं, वही राजीव भारद्वाज को बना रहे हैं। तो अब ये डिसाइड कर पाना कि ये किसके साथ है, वो नेताओं के लिए कोई अच्छा कोई डिसाइड करने वाली स्थिति में नहीं है कि भाई किसके साथ है। वो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल देखिए, चाहे सुधीर शर्मा का देखिए, देवेंद्र जग्गी का देखिए, चाहे अनंत शर्मा का देखिए, चाहे राजीव भारद्वाज का, वही लोग जो गोरखा कम्युनिटी के लोग की बात कर रहा था वो सब वही फार बना रहे हैं, वही टोपी बना रहे हैं। तो पहले नेता टोपी बनाते थे, आज की डेट में जनता टोपी बना रहे हैं। तो इस चीज़ को कोई आसानी से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन स्ट्रॉन्ग और कौन जो है वीक है। जी बिल्कुल, ना तो भीड़ पैमाना है और साइलेंट वेव भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है इस बार चुनाव में। जनता कुछ नहीं कहती, और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता की जब हम बात करते हैं तो हम भी फील्ड में जाते हैं तो हिचकिचाते हैं लोग यहाँ पर बात करने से, खुलकर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि कई बार तो लोग ऐसे कहते हैं कि वो भी हमारे हैं ये भी हमारे हैं, वो तो वोट देते वक्त ही पता चलेगा। लोगों ने नेताओं की नब्ज पकड़ी है, बिल्कुल जैसे नेता रिएक्ट करते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स करते हैं हम क्यों नहीं करें इनके साथ। वो सब चीज़ें जो काफ़ी विषय हैं जो चले हुए हैं, जिनको मैं नहीं चाहूँगा कि हम डिस्कस करें, तो काफ़ी चीज़ों पे जो है वो विचार किए जा रहे हैं, तो उसके बाद जो लोग डिसाइड करेंगे। बट ये है कि यहाँ कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है, और बहुत ही मज़ेदार मुकाबला है। ऐसे नहीं हम बोल सकते कि कोई आराम से जीत रहा है और कोई आराम से आ रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया मुकाबला है।
टक्कर है बिल्कुल। टक्कर बिल्कुल है। जैसे पहले लाइटली माना जाता था कि भाई किसी के पास सोर्सेज है, किसी के पास नहीं है, जी बिल्कुल। तो वैसा नहीं है। आज की डेट में बहुत अच्छा मुकाबला है ये, तो देखने का आनंद आएगा। देखिए, सुधीर शर्मा बड़े नेता हैं। सुधीर शर्मा बड़े नेता हैं और अगर देखा जाए तो देवेंद्र जग्गी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे उन्होंने इतनी जल्दी, आप कह रहे हैं कि टक्कर में है चुनाव, तो इतना जल्दी इतना बेटर कैसे परफॉर्म कर लिया देवेंद्र जग्गी ने? देखिए, जैसे सुधीर शर्मा खुद बोल रहे हैं कि वो देवेंद्र जग्गी के सीएम के साथ लड़ रहे हैं, तो जो एपिसोड हुआ है, जिसको जो है वो मेन जो है, जैसे एपिक सेंट्रल इस टाइम सुधीर शर्मा को माना जा रहा है, तो ये चुनाव जो है एक सीएम की साख का भी है, और सीएम ने जो है वो देवेंद्र जग्गी के ऊपर विश्वास जताया कि भाई मैं इस कैंडिडेट को लेकर जो है वो आगे इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो ये सीएम की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। और जैसे देवेंद्र जग्गी जो है, जैसे जब 2012 में जब सुधीर शर्मा आए थे, तो ये सब साथ तो ये एज ए टीम काम किया है, तो इन सबको जो है, जैसे सुधीर शर्मा को देवेंद्र जग्गी का वे ऑफ वर्किंग पता होगा, और देवेंद्र जग्गी को भी दोनों का एक दूसरे का दोनों को पता रहता है, जैसे कि वीक पॉइंट क्या है, तो उस बेस पे जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट एक सशक्त ये कैंडिडेट है। चलिए, ये सार्थक चर्चा जो है हुई है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र पर और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र पर। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा। हमारे साथ थे राजनीतिक विश्लेषक और बहुत ही उम्दा कार्टूनिस्ट भी हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं ये अरविंद शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे। पवन शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।